तो शुरू करते हैं आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन एंड सेमाफोर स्टडी कर लिया, कल लैब में प्रोग्राम भी बनाया था। ठीक है, अब आगे जो बढ़ते हैं कि जो हमारा सेमाफोर का सारे एडवांटेजेस हमने देख लिए और टाइप्स देख लिए। इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर बोला गया था कि आपका बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर हो सकता है, तो उसका यूसेज है क्या। तो लाइक क्रिटिकल सेक्शन या यूनी प्रोसेसर सिस्टम में हम बाइनरी सेमाफोर का यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, और जो काउंटिंग सेमाफोर है उसको भी रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल एज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, दोनों के केस में आपको सेमाफोर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा डिसएडवांटेज ऑफ सेमाफोर। तो सेमाफोर का डिसएडवांटेज क्या होता है, सेमाफोर का मेन जो डिसएडवांटेज होता है वो बिजी वेटिंग। मैंने जब लेक्चर एक्सप्लेन, अब वापस से एक बार रिज्वाइन करो, लेफ्ट करके रिज्वाइन करो। तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जब एक्सप्लेन किया था आपका वेट और सिग्नल फंक्शन, उस केस में मैंने बातों बातों में ये चीज आपका जो बिजी वेटिंग है उसको एक्सप्लेन कर दिया था। आप उनको एग्जैक्ट सेंटेंसेस में टेक्निकल वर्ड्स को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा बिजी वेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारी प्रोसेस, अभय वर्मा, शुभम सिंह, इसके अलावा और किसी को वॉइस प्रॉब्लम है? क्लियर है? ओके 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 ओके। अभय एंड शुभम। तो बिजी वेटिंग में मैंने क्या बोला कि अगर हमारी कोई प्रोसेस बार बार वेट फंक्शन को एग्जीक्यूट करती है, तो एग्जीक्यूशन में क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन हमारा एक जो सेमाफोर का पैरामीटर है उसको चेक करने का काम आपका सीपीयू करेगा बार बार। तो अगर हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं हो पा रही किसी प्रोसेस की, और प्रोसेस हैज नो वे टू नो when the critical section condition will become in favor of it, यानी कि प्रोसेस को ये कोई भी रास्ता नहीं है कि पता कर सके कि आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिली सेकेंड कि हमारा जो कंडीशन है क्रिटिकल सेक्शन के लिए वो प्रोसेस के फेवर में आ जाएगी। देयर इज नो वे। तो प्रोसेस करती क्या है, बार बार उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, वो सिर्फ और सिर्फ वेट जो फंक्शन है उसको बार बार एग्जीक्यूट करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक कि कंडीशन क्रिटिकल सेक्शन की जो दी हुई है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिटिकल सेक्शन के दिए हुए हैं, वो कंसर्निंग प्रोसेस के फेवर में ना आ जाए। इसके बाद ही वो वेट एग्जीक्यूट करना बंद करेगी। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, इस प्रोसेसिंग में होता क्या है, जो हमारा सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, जो हमारा सेमाफोर की वैल्यू है उसको बार बार चेक कर रहा है, और चेक करने के साथ साथ जो भी उसकी कंडीशन आ रही है, वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कोड में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज आपकी हो गई। इसको हम बोलते हैं बिजी वेटिंग, यानी कि बार बार वो वेट कर रही है और क्रिटिकल सेक्शन हमारा बिजी है। दूसरा जो टर्म इसको
यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिन लॉक। ये जो बिजी वेटिंग होता है, इसको मोर टेक्निकली जो वर्ड यूज होता है कभी कभी, अदरवाइज बिजी वेटिंग इज मोर कॉमन टर्म, तो उसको स्पिन लॉक भी बोलते हैं। घुमा के जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पिन लॉक्स आर यूजफुल व्हेन इट एक्वायर्स फॉर वेरी लेस टाइम। अब इसका क्या मतलब हो गया कि स्पिन लॉक यूजफुल भी है अगर हम थोड़े समय के लिए बिजी वेटिंग में एंटर कर रहे हैं, तो वो आगे आपको देखेंगे। अभी जब सोल्यूशन में बताऊंगा इसके बाद आपको पता चलेगा कि स्पिन लॉक यूजफुल कैसे है। तो जो सोल्यूशन की बात मैंने अभी बोली टर्म, तो सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन का मतलब यही है कि ये बिजी वेटिंग भाई कब तक करता रहेगा। तो आपके पास देखिए कॉमन एग्जांपल होता है, फिर से मैं डेली लाइफ के किसी एग्जांपल पे जाऊंगा, नॉन टेक्निकल एग्जांपल पर, कि कहीं भी जहां पर भीड़ ज्यादा है और रिसोर्स कम है, या जिस किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से आप मिलना चाह रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस में आप जाना चाह रहे हैं, और वहां पर सर्व करने वाला एक है और जो सर्विस लेने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं, तो उस दौरान आप करते क्या है? अपॉइंटमेंट जैसी चीज एक आती है, इतने से इतने के बीच में। अगर मोर कॉमन और देखें एग्जांपल, तो उसमें होता क्या कि टोकन बेस्ड हो जाता है। अब डॉक्टर के यहाँ बहुत ही कॉमन सा एक सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा कि आप जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बहुत भीड़ हो रही है, तो होता क्या, टोकन आपको दे दिया जाता है और एक टेंटेटिव टाइम बता दिया जाता है कि इतने समय आपका नंबर आ जाएगा। तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमारा नंबर आया, हमारा नंबर आया, हमारा नंबर आया। ठीक है, यही चीज आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देख लीजिए, जिसको मैं बिजी वेटिंग बोल रहा हूँ, कि आप प्रोसेस को वेट फंक्शन एग्जीक्यूट कराना, और प्रोसेस को ये नहीं पता है कि कितनी प्रोसेस लाइन में लगी हुई है। ठीक है, और एक प्रोसेस जो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी है वो कितना समय लेगी, तो वो तो बार बार वेट फंक्शन एग्जीक्यूट करती रहेगी। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपके सीपीयू साइकिल्स वेस्ट होते हैं, बार बार आप एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। रादर देन डूइंग दिस एक्टिविटी, जो टोकन सिस्टम मैंने बोला वही आपका इंप्लीमेंट हो जाता है वेट और सिग्नल फंक्शन में। जो हमारी ट्रेडिशनल वेट और सिग्नल फंक्शन आपने देखा हुआ है, उस वेट और सिग्नल फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई कर दें। ठीक है, देखिए कैसे मॉडिफाई किया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी तक? जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, यहां तक हो गया था। ये इंप्लीमेंटेशन देखिए मैं सब बोल गया हूं, जितना भी यहां पर लिखा आपको मिलेगा। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सेमाफोर इज बिजी वेटिंग while a process is in critical section. Any other process that tries to enter its critical section must loop continuously in the entry code. And what is entry code? Entry code is our while loop, or simply we can say wait function. This is the problem in a real multi-programming system where a single CPU is shared among many processes. Busy waiting waste CPU cycle मैं बोल चुका हूं अभी आपको। This type of semaphore is also called a spin lock. अभी मैंने टर्म आपको बता दिया, because the process spins while waiting for the lock. ठीक है, लॉक का मतलब समझ रहे हैं? लॉक का मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन में आप एंटर कर गए तो ऑटोमेटिकली लॉक किसी पर्टिकुलर प्रोसेस ने एक्वायर कर लिया फॉर क्रिटिकल सेक्शन। लॉक का मतलब ही यही हो जाता है कि कोई दूसरा अनवांटेड या अननेसेसरली जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट ना कर सके क्रिटिकल सेक्शन के एग्जीक्यूशन को। तो व्हेन लॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड फॉर शॉर्ट टाइम्स, स्पिन लॉक्स आर यूजफुल। इसका एग्जांपल, इसका जो आपका जस्टिफिकेशन है वो मैं भी थोड़ी देर बाद दूंगा, जब आपको इसका सोल्यूशन जो मैंने भी बताया कि एक टोकन सिस्टम ले लेते हैं। तो जो डॉक्टर वाला सिनेरियो दिया हुआ है वही हमने यहाँ पर क्या बोला अभी आपको, कि वेट और सिग्नल जो फंक्शन है उसकी जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन दी हुई है या जो कोड दिया हुआ है उसको मॉडिफाई कर दें। कैसे मॉडिफाई कर दें? स्ट्रक्चर ले लीजिए और स्ट्रक्चर में आप लिस्ट इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो लिस्ट में क्या इंप्लीमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए एंटर करी, सबसे पहले इनिशियली क्रिटिकल सेक्शन विल बी फ्री, एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई। नाउ वैल्यू ऑफ सेमाफोर विल बिकम 0 एट दैट टाइम। इस पर्टिकुलर केस में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि लेस देन 0 लिखा हुआ है। एस इज लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू इक्वलिटी रिलेशन भी लगा हुआ था 0। तो 0 से कम कैसे हो सकता है? 0 से कम हो सकता है, देखिएगा यहाँ पर, अभी कोड में इसके बाद दिखाऊंगा। तो सेकेंड प्रोसेस आती है
सेकेंड प्रोसेस क्या देखेगी कि जो वेट फंक्शन है एग्जीक्यूट कराने के बाद जो क्रिटिकल सेक्शन के लिए आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हम यूनिवर्सल जो वेरिएबल नेम लेते हैं दैट इज एस, तो एस की वैल्यू क्या होगी 0, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती सेकंड प्रोसेस। पहला वे क्या आएगा, ट्रेडिशनल हम डेफिनेशन लेते हैं तो वेट को वो बार बार एग्जीक्यूट कराएगी, भाई कैसे उसको पता चलेगा कि कब उसका टर्न आएगा। दूसरा मॉडिफिकेशन जो मैंने बोला कि आप स्ट्रक्चर यूज कर लीजिए और लिस्ट इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो लिस्ट में इंप्लीमेंट करने में अगेन हमारे दो सब फंक्शन आते हैं, एक ब्लॉक फंक्शन और एक वेकअप फंक्शन। तो वेकअप फंक्शन आपका रिलेट होता है सिग्नल फंक्शन के साथ और ब्लॉक हमारा वेट के साथ। अब टेक्निकल पोर्शन शुरू करते हैं। प्रोसेस को 0 मिली सीमाफोर की वैल्यू, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस प्रोसेस को लिस्ट में डाल देता है हैविंग इट्स करंट सेमाफोर वैल्यू। करंट सेमाफोर वैल्यू क्या हो जाएगी, अब डिक्रीमेंट करना शुरू कर दीजिए। 0 थी, 0 माइनस माइनस आपका -1 से डिक्रीमेंट हुआ, दैट मीन्स वैल्यू विल बिकम -1 फॉर P2। कोई भी सिग्नल इन्वोक नहीं हुआ है, P3 आ गई, तो P3 के साथ भी यही काम होगा। क्यों, ये अगेन आपका लेस देन 0 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस, तो -1 माइनस माइनस दैट इज -2 फॉर प्रोसेस P3। एक लिस्ट बनाता हुआ चला जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही आपका सिग्नल इन्वोक होता है तो क्या होगा, जो सेमाफोर वैल्यू है वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, वो इंक्रीमेंट होगी बाय 1, बट इट विल नॉट नेसेसरली बिकम ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, एस की वैल्यू हमने देखी कि -2 तक पहुंच गई। जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएंगी ये माइनस में वैल्यूज उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। अब एक हमारा सिग्नल इन्वोक हुआ यानी कि क्रिटिकल सेक्शन तो फ्री हुआ है, लेकिन जो हमारी सेमाफोर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 नहीं हुई है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 नहीं हुई है, लेकिन स्टिल क्रिटिकल सेक्शन तो फ्री हुआ है ना। तो फिर क्या करेगा, जैसे ही आपका एस जो सिग्नल इन्वोक होगा उसमें होता क्या है, एस प्लस प्लस। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि जहां प्रोसेस P3 तक था तो सेमाफोर की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, -2 प्लस 1 होगा, कितना हो जाएगा, -1। स्टिल इट इज लेस देन 0 या इक्वल टू 0 भी हो सकती है। लेकिन जो मेन पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि क्रिटिकल सेक्शन हमारा फ्री हुआ है, इसी वजह से हमारा सिग्नल इन्वोक हुआ है। तो फिर क्या करेगा, जो लिस्ट बनी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देखेगा। उसमें ये ऑब्वियस सी बात है, एक क्रॉस वेरिफिकेशन की, अगर -1 है तो ऑलरेडी प्रोसेसेस हमारी क्रिटिकल सेक्शन के लिए वेट कर रही है, किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो उसमें से टॉप पे जो आपका पहली जो हमारी क्यू का जिसके साथ मिनिमम आपका सेमाफोर की वैल्यू होगी दैट इज -1। फर्स्ट प्रोसेस P2 थी ना जो कि वेटिंग में गई थी, तो उसकी वैल्यू कितनी है, -1। तो -1 के साथ साथ क्या करेगा, P2 को वो इन्वोक कराएगा वेकअप। हाँ, एक जो मैंने आपको बोला था फंक्शन कि एक ब्लॉक फंक्शन यूज होता है, दूसरा वेकअप। तो ब्लॉक फंक्शन कब यूज होगा, जब लिस्ट बनेगी, इन द केस ऑफ वेट फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो P2 को ब्लॉक कर दिया गया विद इट्स सेमाफोर वैल्यू व्हिच वाज -1। अब जैसे ही सिग्नल इन्वोक हुआ तो एक आपका रिसोर्स फ्री हुआ या क्रिटिकल सेक्शन फॉर एग्जांपल फ्री हुआ, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो लिस्ट में -1 के साथ P2 प्रोसेस पड़ी हुई है उसके लिए जो फंक्शन यूज होगा दैट इज वेकअप फंक्शन। ठीक है, पहले ब्लॉक कर दिया गया। क्यों ब्लॉक किया गया, ब्लॉक इसलिए किया गया है कि हमारी जो प्रोसेस है जिसको हम बिजी वेटिंग का डिसएडवांटेजेस से हटाना चाह रहे थे, इस वजह से उसको ब्लॉक किया गया कि जब आपका टर्न आएगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम विल लेट यू नो, ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टर्न। ठीक है, तो इसलिए हम ब्लॉक और वेकअप फंक्शन यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक एंड वेकअप फंक्शन यूज करता है। तो बिजी वेटिंग वाली कंडीशन खत्म हो गई। अब प्रोसेस P2 को बार बार एक बार उसने वेट फंक्शन एग्जीक्यूट किया है, बस इसके बाद वो ब्लॉक फंक्शन के साथ आपका लिस्ट में स्टोर हो गया वेटिंग क्यू में। जब भी उसका टर्न आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम वेकअप फंक्शन के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा। तो ये हमारे CPU साइकिल्स वेस्ट होने से बच गए, तो सोल्यूशन इफेक्टिव है। ठीक है,
अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने बोला कि इसका स्पिन लॉक अगर यूजफुल है, अगर छोटे समय के लिए हमारा एक्वायर करता है, कैसे यूजफुल है? यूजफुल ऐसे, जितना भी आपने देखा सोल्यूशन वो इतना इजी तो है नहीं कंप्यूटेशन के टर्म में। लिस्ट भी बननी है, पॉइंटर भी लगेगा, स्ट्रक्चर भी बनेगा। हर एक, अगर मान लीजिए दो ही प्रोसेस हैं जो कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रही हैं, तो इन दैट केस हमारा स्पिन लॉक यूजफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है कि हमें वेटिंग क्यू बनानी है, ब्लॉक फंक्शन यूज करना है, फिर जब वैल्यू चेक करनी है अगेन, जब भी हमारा सिग्नल इन्वोक हो रहा है, फिर हमारा बैकअप फंक्शन स्टार्ट करना है, और जो कंसर्निंग प्रोसेस है उसको इतना इतना सारा काम करने के लिए भी टाइम चाहिए। इतना कंप्यूटेशन करने के बजाय अगर 2 3 4 बार के वेट फंक्शन एग्जीक्यूशन में प्रोसेस को चांस मिल जा रहा तो दैट इज बेटर। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है ये हमारा पर वहां पर आपका एप्लीकेबल है जहां पर बहुत सारी प्रोसेस हैं और क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बार बार वेट फंक्शन एग्जीक्यूट कराने की जरूरत पड़ेगी, और अगर कंडीशन फेवर में नहीं जा रही है तो बार बार वेट फंक्शन एक नहीं कई सारी प्रोसेसेस पैरेलली एग्जीक्यूट कराती रहेंगी। ठीक है, तो कंडीशन और वास्ट होती जाएगी इन द केस ऑफ वेस्टेज ऑफ सीपीयू साइकिल्स। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि ये सारा कंप्यूटेशन करने के लिए, इतना सारा जो है डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लिस्ट, ब्लॉक और वेकअप फंक्शन बनाने से अच्छा है कि अगर 3 4 बार वेट फंक्शन एग्जीक्यूट कराने के साथ साथ प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाती है विच इज वेरी शॉर्ट टाइम, तो वो बेटर है। ठीक है, तो इसीलिए उस लाइन का मतलब मैं कह रहा था कि आपको समझना है कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए स्पिन लॉक एक्वायर करते हैं तो दैट इज यूजफुल। ठीक है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अब एक्चुअल जो वेरिएबल्स और बैकअप फंक्शन कैसे होंगे वो आपको स्लाइड्स में देखना है। अभी मतलब ये बताइए कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओवरऑल मॉडिफिकेशन जो हमारा है वेट और सिग्नल फंक्शन में वो समझ में आ गया ना आप लोगों को? अरे बोलो यार, यस नो कोई भी। ओके ओके, बस चेक कर रहा हूँ कहीं दूसरी जगह व्यस्त तो नहीं हो। यहाँ गला फाड़ रहे हैं आप जो है, सुन ही ना रहे हो 2 4 लोगों के अलावा। ओके ओके, समझ गया, काफी लोग सब सभी एक्टिव हैं। चलिए आप यहाँ पर वापस आते हैं स्लाइड्स पर। ये आप पढ़ लीजिए, आपका काम है। आप अब थोड़ी देर मैं चुप रहता हूँ। ठीक है, जो भी मैंने बताया है वो सारी चीजें आपके सामने अब उसके फॉर्म में होंगी। ये देखिए, यहाँ पर आते हैं। To overcome the need for busy waiting, we can modify the definition of the wait and signal semaphore operation. ठीक है, बता चुका हूँ। When a process executes the wait operation and finds that the semaphore value is not positive, just a second, विशाल श्रीवास्तव कुछ पूछ रहे हैं। सर वेट और सिग्नल फंक्शन में सेमाफोर का यूज एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। अरे भाई ये तो पिछली बार ही हो गया विशाल, जब हमने सेमाफोर की डेफिनेशन दी थी। तो वेट का मतलब क्या होता है? प्रोबरन, जो इसका एग्जैक्ट टर्म आया था प्रोबरन। प्रोबरन का मीनिंग क्या होता है? टू टेस्ट। क्योंकि हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिजर्व करना है तो उस केस में हमें क्या करना है कि किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले अदर प्रोसेस के स्टेट के बारे में जानना होगा। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब ये कि कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? वो हमारा सेमाफोर वैल्यू से पता चलेगा। तो सेमाफोर वैल्यू हमारी अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, दैट इज 1 या ज्यादा। अगर 0 1 की बात करेंगे तो बाइनरी सेमाफोर हो जाएगा, और एक अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करेंगे 1 2 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा काउंटिंग सेमाफोर हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा क्लियर हो गया विशाल? आगे ना एक्सप्लेन करूं? विशाल आगे कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं? समझ में आ गया? चलिए ठीक है, क्लियर है तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए आगे शुरू करते हैं इसमें। When a process executes the wait operation and finds that the semaphore value is not positive, it must wait. Rather than engaging in busy waiting, the process can block itself. ठीक है, the block operation places a process into a waiting queue
associated with semaphore and the state of the process is switched to the waiting state. यहां तक बताइए सब लोगों को क्लियर है? कोई नई चीज नहीं आई यहां तक? जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो सब वही लिखा हुआ है. देन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द सीपीयू शेड्यूलर. ये शेड्यूलर का मतलब क्या होता है? जो कि सीपीयू को शेड्यूल करता है. ठीक है. which selects another process to execute. A process that is blocked waiting on a semaphore S should be restarted when some other process execute a signal operation. ठीक है. The process is restarted by a wake up operation which changes the process from the waiting state to the ready state. State transition diagram भी होता है, वो भी आप देखेंगे आगे. न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटिंग, ये सारी 5 आपकी स्टेट्स होती है प्रोसेस की. तो वेटिंग से रेडी स्टेट के बाद आपका एग्जीक्यूशन. टू इम्प्लीमेंट सेमाफोर अंडर द डेफिनेशन वी डिफाइन अ सेमाफोर एज सी स्ट्रक्ट. ठीक है. ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है, आप सी पढ़ चुके हैं अच्छे से. बहुत बड़ा कोई लॉजिकल पार्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैंने सी जो आपका प्रोग्रामिंग है वो सी में रखी हुई है. तो टाइप डेफ स्ट्रक्ट देखिए, इसमें इंटीजर टाइप का वैल्यू है और प्रोसेस जो हमारी लिस्ट है एक पॉइंटर यूज किया गया है और सेमाफोर आपका ऑब्जेक्ट यूज किया गया है. ठीक है. तीनों का ये इंट वैल्यू क्या है? ये हमारी सेमाफोर वैल्यू है और ये प्रोसेस में बता चुका हूं, ये जो लिस्ट है दैट इज वेटिंग क्यू. अब यहां पर आ जाइए. ईच सेमाफोर हैज एन इंटीजर वैल्यू एंड अ लिस्ट ऑफ प्रोसेस लिस्ट. ठीक है. व्हेन अ प्रोसेस must wait on a semaphore, it is added to the list of process. A signal operation removes one process from the list of waiting process and awakens that process. तो ये पूरी चीज मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ. अब ये देखिए, इसको समझ लीजिएगा. जो लेस देन 0 में आपका -1, -2, -3 इस तरीके से बढ़ रहा है. अब यहाँ पर देखिए सेमाफोर की वैल्यू पास करी गई है पॉइंटर के थ्रू आपका, तो आपका इंटीजर जो वैल्यू है वो भी मिलेगी और जो हमारा वेटिंग क्यू आपका बना हुआ है, लिस्ट जो बनी हुई है वो भी मिलेगी. तो सिंपल पहला ऑपरेशन क्या है? वेट फंक्शन हुआ, पहले टेस्टिंग नहीं हो रही है, सीधे सीधे वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया जा रहा है. मान लीजिए स्टार्टिंग से ले लेते हैं, जो सेमाफोर की वैल्यू थी दैट इज एस और एस की वैल्यू कितनी है? 1. तो एस वैल्यू माइनस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एस की? 0 बनती ना, माइनस किया 0. अब यहां पर कंडीशन लगा रखी है, एस इज वैल्यू जो है लेस देन 0. अगर लेस देन 0 है तभी पता चलेगा कि हमारा जो है वेटिंग क्यू में ऐड करना है, अदरवाइज क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी प्रोसेस. तो समझ लीजिएगा इसको. ये कंडीशन फर्स्ट टाइम में ट्रू नहीं होगी जब वैल्यू एस की 1 होगी. जब वैल्यू एस की 0 है यानी कि ऑलरेडी एक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रही है, वेट फंक्शन उसने एग्जीक्यूट कराया, वैल्यू कितनी हो गई? माइनस दैट इज -1 विच इज लेस देन 0. ऐड दिस प्रोसेस टू एस लिस्ट. लिस्ट में ऐड हो गई विद इट्स सेमाफोर वैल्यू विच इज -1. ब्लॉक हो गया वो आपकी प्रोसेस. ठीक है. इसी को एक बार और एग्जीक्यूट करा लेते हैं. फिर एक तीसरी प्रोसेस आ गई जिसको हम बोल रहे हैं P3. उसने क्या किया? उसने भी इसको एग्जीक्यूट कराना शुरू किया. एस की वैल्यू कितनी है? -1. एस की वैल्यू कितनी है? -1. अगेन माइनस हुआ तो -2. फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, वो भी ब्लॉक हो जाएगी. तो P3 हैविंग वैल्यू -2 ऐड हो जाएगी आपकी वेटिंग क्यू में. सिग्नल फंक्शन में आपका आ जाएगा सेमाफोर. जब आपका यहाँ पर वैल्यू देखिए बढ़ा दी गई है सिंपल. अभी वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2. वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे ही सिग्नल इन्वोक होगा यानी कि जो P1 थी वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ रही है, तो जो हमारा सेमाफोर रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, उसकी वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन स्टिल इट विल बी लेस देन 0. यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू कितनी हो गई? -1. अगेन कंडीशन लगी हुई है. ये क्या बताएगी? इसका ये मतलब हुआ कि वेटिंग में प्रोसेस पड़ी हुई है. रिमूव अ प्रोसेस P फ्रॉम एस लिस्ट, वेकअप P. वही जो प्रोसेस आपकी P है एसोसिएटिंग आपका जो सेमाफोर वैल्यू है विच वाज -1, उसको वेकअप करके स्टार्ट कर दिया. द ब्लॉक
operation suspends the process that invoke it. The backup operation resumes the execution of block process P. These two operations are provided by the operating system as basic system call. ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका एक बार और एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ दो ही प्रोसेस के साथ। अगर दो प्रोसेस थी तो वैल्यू कितनी हो गई, पहली वाली प्रोसेस एंटर कर गई P1, फिर P2 आई, P2 को वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी -1। अब यहाँ पर आप आ जाइए तो -1 सेमाफोर की वैल्यू है। P1 ने क्रिटिकल सेक्शन छोड़ा, सिग्नल इन्वोक हुआ, वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 प्लस प्लस दैट इज 0। यहाँ पे देखिए इक्वलिटी लगी हुई है, यहाँ पर लेस देन लगा हुआ, यहाँ इक्वलिटी नहीं, तो एस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0। ऑलरेडी वेटिंग में थी प्रोसेस P2 को वेकअप फंक्शन के थ्रू आपका जो एग्जीक्यूशन है वो रिज्यूम कर दिया जाएगा। तो ये देखिए इतना सारा काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए अगर 2-3 बार वेट एग्जीक्यूट कराने हैं, यानी कि स्पिन लॉक अगर थोड़े समय के लिए आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो दैट इज बेटर। ठीक है, इतना सारा काम भी करना है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इजी है। दो प्रोसेस हैं, क्रिटिकल सेक्शन में है, कुछ समय के लिए ही होगा, 3-4 बार के वेट फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद वो ओके हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग देखिए मैं शिवम का क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और इसके बाद आप लोग माइक ऑन करिए, इतना ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए, एफर्ट मत वेस्ट करिए, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर अगर दो प्रोसेस एक साथ आती हैं उसके बाद टर्मिनेट हो गए दोनों, देन दो न्यू प्रोसेस आती हैं, शिवम माइक ऑन करो, वैसे पूछो, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। हेलो, हाँ बोलो शिवम। हेलो, हाँ वॉइस क्लियर है, बोलो। क्लियर है सर वॉइस? सर ये पूछा था, अगर एक दो साथ आ प्रोसेस गए आते हैं एक साथ तो वो अगर पूरा टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट हो गए, देन उसके बाद अगर दूसरे प्रोसेस आते हैं तो उसके लिए सीमा पर वैल्यू दूसरा वन इनिशियलाइज होगा या फिर वही कंटिन्यू चलता अगर रहेगा? देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फोरसाइट का आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक टर्म आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आगे आप देखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में कॉन्सेप्ट आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को यूज करता है, और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या होता है, एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस होती है। इसका मतलब क्या होता है एंटायर प्रोसेस, एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस, कि प्रोसेस किस स्टेट में थी, किस पर्टिकुलर जो है डेटा स्ट्रक्चर के साथ वह डील कर रही थी, क्या लास्ट वैल्यू इसने स्टोर कर रखी थी। तो इसका जरूरत कब पड़ती है, जो हम बोलते हैं ना कि सस्पेंड हो गई और रिज्यूम हो गई। तो जब रिज्यूम होता है तो उसी पॉइंट से होता है, तो किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रिज्यूम उसी पॉइंट से होने के लिए ऑलरेडी जो जहां से वो सस्पेंड हुआ था वहां तक का वर्क डन एक स्टेट के साथ स्टोर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के। वो कहां पर स्टोर होता है, वो पीसीबी बोला जाता है उसको, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। वहीं से आपका एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो जाता है, पहली चीज। और अगर प्रोसेस टर्मिनेट की आप बात कर रहे हो कि दो प्रोसेस आई और वो टर्मिनेट हो गई, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नील हो जाता है। प्रोसेस क्रिएट होना यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट होना, और प्रोसेस टर्मिनेट होने का मतलब प्रोसेस के से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी आपका स्टोरेज था या मेमोरी में जो लोकेशन थी, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर से फ्रेश जो आपका एग्जीक्यूशन होगा वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जो सीमाफोर की वैल्यू की बात कर रहे हो कि दो प्रोसेस आई दोनों टर्मिनेट हो गई तो नील हो गया, सीमाफोर की वैल्यू फिर से आपकी, जो अगर क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं तो 1 हो जाएगी, और P1 आए या P2 आए, वट जो भी प्रोसेस आ रही है। शिवम समझ में आ गया ना शिवम, कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए मैं बार बार पूछता रहता हूँ कि जो आंसर मैं कर रहा हूँ उससे आप सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सस्पेंड होना और रिज्यूम होना, रिज्यूम आपका उसी पॉइंट से होता है जहां से प्रोसेस को रोका गया है। टर्मिनेट हो जाना या किसी एरर की वजह से आपका टर्मिनेट, देखिए टर्मिनेट होना और वेट करना दो अलग अलग चीज है। ओके ओके ठीक है, ठीक है। तो बाकी लोग देख लें एक बार, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आगे बढ़ें।
इनिशियली एस विल ऑलवेज बी वन। हाँ एग्जैक्टली, विश्वास। अगर कोई प्रोसेस इनिशियली अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्रिटिकल सेक्शन से ही थोड़ी ना शुरू होगा। कुछ तो इंस्ट्रक्शंस ऐसे होंगे ना जो कि आपके इंडिपेंडेंटली किसी प्रोसेस को ही बिलोंग कर रहे हैं, वो शेयर्ड वेरिएबल में कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। इवन अगर डिक्लेरेशन भी हो रहा है तो डिक्लेरेशन में आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूशन नहीं होने का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है। क्रिटिकल सेक्शन की अगर बात करेंगे तो क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू हमारी ये, हाँ ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि क्रिटिकल सेक्शन एस की जो आप ये जो सीमाफोर एस की वैल्यू की बात कर रहे हैं वो ऑलवेज बी वन इन द केस ऑफ बाइनरी सीमाफोर ओनली। काउंटिंग सेमाफोर के केस में आपका जो मैक्सिमम इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मल्टी प्रोसेसर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अ सिस्टम हैविंग 5 प्रोसेसर्स, तो उस केस में सेमाफोर की वैल्यू कितने से इनिशियलाइज होगी, 5 से। समझ में आ रहा है सबको? तो ये नहीं है दिमाग में बैठाइएगा कि हमेशा जो है वन ही रहेगा। वन आपका इन द केस ऑफ बाइनरी सेमाफोर रहेगा कि स्टार्टिंग हो रही है कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में, या कोई मान लीजिए यूनी प्रोसेसर को एक्सेस करना चाह रहा है, तो उस केस में इनिशियली प्रोसेसर हमारा फ्री था, तो क्रिटिकल जो रिसोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी वन, जो सेमाफोर की वैल्यू होगी वो वन होगी। इन द केस ऑफ बाइनरी सेमाफोर ओनली, काउंटिंग सेमाफोर में आपका 4 है प्रोसेसर, 5 है, 10 है, 1000 है, वो जो भी आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स होंगे, रिसोर्स टाइप जिसको हम बोल सकते हैं, उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये आप देख लीजिए, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आगे मतलब इसको डिस्कस किया जाए, अदरवाइज फिर मूव किया जाए आगे। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, अगर मतलब अभी सर जो हम क्वेश्चन पूछा था तो मतलब उसके अकॉर्डिंग सर आप यही कहना चाह रहे थे ना कि अगर दो वैल्यू एक साथ आती हैं, मतलब सॉरी सर, दो प्रोसेस अगर एक साथ आती हैं एंटर करने में क्रिटिकल सेक्शन में, हाँ हाँ, तो सर उस केस में जो एस की वैल्यू होगी वो नील रहेगी, मतलब सर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। नील क्यों रहेगी? नील क्यों रहेगी? अब सर फिर जैसे इसमें आप सर पीटरसन अगर सोल्यूशन पे जाएंगे, इसमें तो आप पीटरसन सोल्यूशन पर चले जाएंगे ना फिर। तो फिर सर यहाँ वाला ये जो कॉन्सेप्ट फिर ये नहीं फॉलो होगा, कौन सा? फिर यहाँ सेमाफोर? वाला जो ये चल। यस सर। नहीं नहीं, मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हो, ये जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है कि वेट और सिग्नल को जो मॉडिफाई किया इसकी बात कर रहे हो, या इनिशियली जो वेट और सिग्नल फंक्शन दो प्रोसेस है देखिए, तो दो प्रोसेस में हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वेट और सिग्नल से आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनिशियली हमारी कौन सी प्रोसेस है, P1 और P2, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग पे अगर और भी सीन को मतलब सीन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो देखिए बहुत ही रेयर होता है कि पॉइंट के जो भी आपका टाइम है उसका एग्जैक्ट जो P1 और P2 है वो ऑलमोस्ट या एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ टाइम पर ही क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट रेज कर रही है, कोई तो पहले कर रही होगी। मतलब सर बात फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट से समझ, भी डिफरेंस आ सकता है आने में सर बिल्कुल प्रोसेस में। आएगा। हाँ कुछ कोई तो पहले होगी, जो पहले आपकी आ जाएगी उसके लिए आपकी वैल्यू जो वन है वो मिल जाएगी। जैसे ही वन मिल रही है सीमाफोर की वैल्यू, वो अपना क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गई, लॉग एक्वायर हो गया, और क्रिटिकल सेक्शन में हमने देखा कि एस माइनस माइनस हो जाता है, वैल्यू जीरो हो गई। दूसरा जो हमारा प्रोसेस P2 आएगा उसको वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो जीरो जब मिलेगी तो उस केस में वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर ही नहीं सकती, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये बोल रहे हो कि दोनों प्रोसेस एक साथ आई और क्या कह रहे थे, एक साथ टर्मिनेट हो गई। हाँ सर, टर्मिनेट मतलब कि आने के बाद फिर जो कि वैल्यू थी नहीं तो फिर टर्मिनेट हो गई सर। हाँ अगर कैसी नहीं, कंडीशन? देखिए देखिए टर्मिनेट होना और वेट करना दोनों अलग अलग चीजें। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सर कि यही टर्मिनेट कहने का होने मतलब था सर, मतलब कि अगर दोनों एक साथ आएंगी तो सर क्या वो मतलब कि प्रोसेस में जाएंगी सर, मतलब ब्लॉक होके दोनों एक साथ, या सर दोनों वहां से टर्मिनेट हो जाएंगी अगर दो प्रोसेस एक एग्जैक्ट टाइम पे आ रही हैं तो? एग्जैक्ट टाइम पे मैंने बोला कि जैसे टाइम के कुछ फ्रैक्शन में कुछ तो डिफरेंस होगा, कोई तो प्रोसेस पहले और कोई तो बाद में होगी। तो मतलब सर इस केस को लेके चलना ही नहीं है सर कि एकदम एक एग्जैक्ट टाइम पे आ सकती है कोई प्रोसेस, मतलब कि हमेशा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ ना कुछ अंदर जरूर होगा। कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है, अगर एक साथ कोई ना कोई प्रोसेस देखिए आगे पीछे तो होगी होगी। एग्जैक्टली आप जो ये ब्लॉक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ब्लॉक ऑपरेशन में हम कर क्या रहे हैं, ब्लॉक ऑपरेशन में वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस का मान लीजिए ऑलरेडी जीरो अगर था तो माइनस माइनस किया तो -1 आया, तो मान लीजिए P2 आ गई, वो पहले आपकी क्यू में स्टोर हो जाएगी, P3 उसके बाद में स्टोर हो जाएगी।
बस इतना ही डिफरेंस होगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। और किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ये देखिए, क्लासिकल प्रॉब्लम इन कॉन्करेंसी। तो यहां पर क्या है, जो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है कि कॉन्करेंसी आप समझ ही गए, एक पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस के बीच में आपका बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन की हम बात करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटरलीविंग होती है, ठीक है, किसी भी रिसोर्स के रेस्पेक्ट में। और जो पैरेलल होता है वो एक समय पर एक से ज्यादा एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। ये चीज पहले आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा, कॉन्करेंट एंड पैरेलल एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब ये देखिए, इसको जो कॉन्सेप्ट है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया गया है, एक प्रैक्टिकल, जो मैं बोलता हूँ ना कि एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसको अगेंस्ट में हम टेक्निकल में कन्वर्ट करेंगे, वही यहाँ पर दिया हुआ है। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम, रियल लाइफ की प्रॉब्लम ली गई है जिसमें फिलोसोफर को यहाँ पर कंसीडर किया गया है। कितने फिलोसोफर हैं? 5। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। तो बेसिक इसका क्या है कि फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, बोलते हो ना फिलोसफी झाड़ रहे हो, वही है। तो फिलोसोफर का काम क्या है? थिंकिंग एंड ईटिंग। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, सोचना और खाना। तो तुम लोग इस समय कर रहे हो ना, खाना और सोना, उसी तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे आपका क्या है, इसमें 5 फिलोसोफर लिए गए हैं। प्रॉब्लम कहाँ है फिर इसमें, कि हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है कि टेक्निकल जब आप इसका एस्पेक्ट देखेंगे तो उस केस में फिर से मैं रिसोर्सेज पर आऊंगा। तो ये जो बीच में आपको स्टिक्स दिख रही हैं, दीज ऑल आर रिसोर्सेज। ये स्टिक्स कौन सी हैं? चॉपस्टिक, ठीक है। तो रूपनगर में जो है ना चॉपस्टिक नूडल्स वाला, बस वही समझ लीजिए। तो चॉपस्टिक है ये। तो एक एक दी गई है सबको, क्यों? क्योंकि लिमिटेड है। अभी आएंगे इसके टेक्निकल जो आपके पैरामीटर्स हैं उस पर। 5 फिलोसोफर है, राउंड टेबल में बैठे हुए हैं, बीच में एक राइस बाउल दिया हुआ है, राइस लिखा हुआ है बीच में, ठीक है। आप इसको नूडल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, वो एक इशू नहीं है। प्लेट्स रखी हुई है, और हर एक फिलोसोफर को क्लियरली आपको पता है कि अगर नूडल्स की बात करें या अगर चॉपस्टिक का यूज करना है, तो चॉपस्टिक यहाँ पर इसलिए रखी गई है कि ईटिंग परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट अ फिलोसोफर मस्ट हैव बोथ चॉपस्टिक। बोथ का मतलब 2 चॉपस्टिक। बोथ हम बता देंगे बोथ क्यों टर्म यूज किया गया। तो ये देखिए, इनकी नंबरिंग कर लीजिए, और फिर देखिए 0 1 2 3 4 इंडेक्स क्यों कर रहे हो, उसका भी रीजन आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो इस फिलोसोफर की बात करें तो लेफ्ट और राइट, ठीक है, दोनों चॉपस्टिक होंगी तभी वो ईटिंग परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब दोनों का मतलब क्या, उसको तो एक ही असाइन है, किसी भी पर्टिकुलर फिलोसोफर को एक ही असाइन है। तो एक असाइन है, तो ये जो दूसरी लेफ्ट राइट की अगर बात करेंगे कि हम इस तरीके से बैठे हैं, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड चॉपस्टिक, दिस इज अवर राइट हैंड चॉपस्टिक। तो ये जो राइट हैंड चॉपस्टिक की बात कर रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड चॉपस्टिक ऑफ प्रीवियस फिलोसोफर, ठीक है। तो ये शेयरिंग हो रही है, इसी तरीके से ये शेयर करेगा लेफ्ट राइट, ठीक है, ये इसके शेयर कर रहा है। तो कुल मिला के करना क्या है कि जो कॉन्करेंसी की बात आई कि अब ये थिंकिंग परफॉर्म कर रहा था, ये ईटिंग परफॉर्म कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये थिंकिंग परफॉर्म कर रहा है, ये ईटिंग परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट केस में क्या, थोड़ी देर बाद ये थिंकिंग परफॉर्म कर रहा है, ये ईटिंग परफॉर्म कर रहा है। तो थिंकिंग मोड में जब कोई फिलोसफर होता है तो वो बोथ चॉपस्टिक को डाउन कर देता है, ठीक है। टेबल पर दोनों चॉपस्टिक रख दी जाएंगी, इसके बाद ही थिंकिंग परफॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि अगर उस चॉपस्टिक की रिक्वायरमेंट किसी दूसरे फिलोसोफर को हो तो वो इजिली उसको ग्रैब कर सके,
ठीक है, अब इसका टेक्निकल एस्पेक्ट में आते हैं, फिर से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या? दीज ऑल आर प्रोसेसेस, जो हम फिलोसोफर की बात कर रहे हैं, दीज ऑल आर प्रोसेसेस। ये जो राइस की बात कर रहे हैं, जो ईटिंग की हम बात कर रहे हैं, ईटिंग इज अ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या, हैविंग टू रिसोर्सेस, एक चॉपस्टिक, जो लेफ्ट हैंड चॉपस्टिक और राइट हैंड चॉपस्टिक। किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस हैव रिक्वायरमेंट ऑफ टू रिसोर्सेस, लेकिन जो एलोकेटेड रिसोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है प्रोसेस को, तो दूसरा किसी दूसरी प्रोसेस से लेना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंसी। अभी ये थिंकिंग मोड में है, ये ईटिंग मोड में जा सकता है। चॉपस्टिक उठाई, ईटिंग मोड फिनिश किया, दोनों चॉपस्टिक नीचे रखी, और इसके बाद दूसरे को अगर थिंकिंग मोड से ईटिंग मोड में आना है तो उसने ईटिंग परफॉर्म कर ली। तो ये बेसिकली आपका रिसोर्स शेयरिंग हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए कौन है, सेम समय पर दो एडजेसेंट जो फिलोसोफर या दो एडजेसेंट जो प्रोसेसेस हैं वो ईटिंग या एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दिस इज इंटरलेविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्करेंसी प्रॉब्लम। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब तक जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। 5 फिलोसोफर हु स्पेंड देयर लाइव्स थिंकिंग एंड ईटिंग। These philosophers share a circular table surrounded by 5 chairs, each belonging to one philosopher. In the center of table is a bowl of rice, and table is laid with 5 single chopsticks. When a philosopher thinks she doesn't interact with her colleagues, from time to time a philosopher gets hungry and tries to pick up the 2 chopsticks that are closest to her. A philosopher may pick up only one chopstick at a time. She cannot pick up a chopstick that is already in the hand of neighbor. ठीक है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में आपको बोला जा रहा है कि अगर एक साथ दोनों ने अपनी चॉपस्टिक उठा ली हैं तो कोई एक जो फिलोसोफर है वो तो आपका हंग्री जो है वो ईटिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए सेमाफोर कैसे इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। When an angry philosopher has both her chopstick at the same time, she eats without releasing her chopstick. When she is finished eating, the puts down both of her chopstick and starts thinking again. The dining philosopher problem is considered as classical synchronization, जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, concurrency synchronization problem, because it is an example of a large class of concurrency control problems. It is a simple representation of the need to allocate several resources among, अब यहाँ से टेक्निकल आपका पूरा का पूरा लैंग्वेज शुरू करेगा, among several process in a deadlock free and starvation free manner. Deadlock और starvation बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में। डेडलॉक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पांचों जो हमारा फिलोसोफर है वो एक साथ अपनी चॉपस्टिक उठा ले, तो जो नेबर होगा उसको दूसरी चॉपस्टिक कभी मिलेगी नहीं, और सब एक दूसरे के नेबर है, मतलब एडजेसेंट दो फिलोसोफर की बात कर लें तो ये हमारा डेडलॉक कंडीशन हो जाती है। स्टारवेशन जैसे भुखमरी जिसको बोलते हैं, ऐसा कि कोई भी ऐसा फिलोसोफर या ऐसी कोई प्रोसेस है जो कि रिसोर्सेज के टर्म में फॉरएवर डिलेड है, तो वो स्टारवेशन कंडीशन होती है। हमें ये चीज ध्यान रखना है, डेडलॉक नहीं होना है। डेडलॉक हो गया तो सिस्टम में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। ठीक है, और स्टारवेशन की अगर बात करते हैं तो स्टारवेशन में कोई भी एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रही और बाकी सारी कर ले रही तो दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन। ठीक है, तो डेडलॉक को रोकने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को विक्टिम बना लें और उसके सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, शेयर करना शुरू कर दें, और वही पर्टिकुलर प्रोसेस हमारा जो है कभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ही ना पाए। दिस इज द स्टारवेशन फ्री मैनर। ठीक है, अब सोल्यूशन की बात देखिए। वन सिंपल सोल्यूशन इज टू रिप्रेजेंट ईच चॉपस्टिक विद अ सेमाफोर। तो यानी कि आप बताइए विदाउट
मतलब आगे देखे हुए ये बताइए शिवम, आपको क्लियर होगा कि कितनी चॉपस्टिक की वैल्यू को हम कितने से इनिशियलाइज करेंगे? सेमाफोर की बात करी जा रही है यहाँ पे। शिवम, वेरी गुड, ठीक है, 5 होंगी, 5 फिलोसोफर और 5 चॉपस्टिक। ठीक है, यहाँ पर काउंटिंग सेमाफोर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। A philosopher tries to grab a chopstick by executing what function? Weight function। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट राइट का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो राइट की बात कर रहे हैं वो नेबर की लेफ्ट चॉपस्टिक कहलाई जा सकती है। ठीक है, सी रिलीज हर चॉपस्टिक बाय एग्जीक्यूटिंग द सिग्नल ऑपरेशन। क्लियर होगा अभी तक? ऑन द अप्रोप्रिएट सेमाफोर, दस द शेयर डेटा सेमाफोर, ये इंटीजर टाइप का ले लिया, एरे के फॉर्म में ले लिया, चॉपस्टिक 5 with all the element of chopstick are initialized to 1 means available। ठीक है, एरे क्यों लिया है? एरे इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो नेबर की चॉपस्टिक फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें इंडेक्सिंग की ही जरूरत होती है। और इंडेक्सिंग का मतलब हमेशा जीरो से कैसे शुरू किया जाता है? जीरो से इसलिए किसी रिलेवेंट ऑब्जेक्ट से हम उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो जो पहला हमारा जो इंडेक्स होता है दैट इज ऑलवेज बी जीरो। जो दूसरे के इंडेक्स करेंगे उसको 1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले से जो उसकी डिस्टेंस है दैट इज 1। दूसरे की बात करेंगे जो पहले से डिस्टेंस हो गई दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कोड लिखा हुआ है, वेट चॉपस्टिक आई, आई का मतलब 0 1 2 3 4। यहाँ पर एरे था, ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। अब वेट चॉपस्टिक आई, वेट चॉपस्टिक आई प्लस 1 मॉड 5। ठीक है, तो ये आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए, इजी है, कोई टफ नहीं है। मॉड 5, तो मॉड 5 की वैल्यू क्या होगी आपकी? यहाँ पर 0 प्लस 1 दैट इज 1, मॉड 5 विच इज 1। ठीक है, यानी 0 और 1, इंडेक्सिंग की बात करें, 0 नंबर का जो फिलोसोफर है और 1 नंबर का फिलोसोफर है, अगर दोनों की चॉपस्टिक अवेलेबल होंगी, वैल्यू 1 होगी, तभी ईटिंग परफॉर्म होगी। ठीक है, दूसरे केस में जब सिग्नल होगा तो भी दोनों के केस में होगा। थिंक तो although this solution guarantees that no two neighbors are eating simultaneously, it could create a deadlock। कैसे क्रिएट करेगा डेडलॉक? विश्वास कैसे डेडलॉक क्रिएट कर सकता है? लिखा हुआ है यार नीचे, अगर एक साथ सबने अपना वेट फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, सबने किसने? प्रोसेसर ने, 0 1 2 3 भाई कर सकते हैं ना, क्योंकि हर एक जो चॉपस्टिक है वो तो किसी एक की स्पेसिफिक है ही, वो अपनी चॉपस्टिक तो उठा ही सकता है। तो अगर वेट फंक्शन सबने एक साथ एग्जीक्यूट करा दिया तो पहली कंडीशन क्या होगी? फेवर में आ जाएगी। और ये दूसरी जो कंडीशन वेट वाली लिखी वो किसी के भी फेवर में नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू सबके केस में 0 आएगी, क्योंकि वो तो चॉपस्टिक उठ चुकी है, बल्कि सभी ने उठा ली। तो इट कुड क्रिएट डेडलॉक। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, सपोज दैट ऑल 5 फिलोसोफर बिकम्स एंग्री simultaneously and each grabs her left chopstick, all the elements of chopstick will now be equal to 0। when each process tries to grab her right chopstick she will be delayed forever। ठीक है, अब ये सोल्यूशन के बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए, ये आपको लैब में इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, चलिए एक बार रिव्यू कर लीजिए 2 मिनट में, कोई डाउट है? डाउट क्लियरिंग सेशन अभी शुरू करते हैं।
चलिए भाई, डाउट क्लियरिंग सेशन शुरू करते हैं। 121 टू 130, 121 टू 130, एनी डाउट? किसी को भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछना शुरू करिएगा, टाइप करने में समय लगेगा, ठीक है। 131 टू 140, ये बच्चे बहुत कम बच्चे, 34 बच्चे। 131 टू 140, यहाँ गला सुखा दे रहे हैं बच्चे, भाग जा रहे हैं। 141 टू 150, 141 टू 150, अब वो तो है, कैसे देखो ये क्लास में शुरुआत में मुझे फोन ऑन करके रख दिया, कौन सुन रहा है काम कर रहा है क्या मालूम, किसको मालूम। हेलो सर। हाँ बोलो सर इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो जाएगा ना? तेज बोलो थोड़ा सा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसमें भी प्रिजर्व रहेगा? बिल्कुल रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात किस केस में होती है? जब कोई हमारे पास एक सिंगल रिसोर्स है, जब कोई हमारे पास सिंगल रिसोर्स होता है, उसके टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। कि मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन है या यूनी प्रोसेसर है, तो उसमें वन एट ए टाइम जहां एग्जीक्यूशन हो सकता है। यहाँ पर आप जो डाइनिंग फिलोसोफर में देखेंगे, इसका डायग्राम जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कि साइमल्टेनियसली जो दो नेबर हैं वो एक साथ ईटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों ने एक साथ अपनी चॉपस्टिक पिक कर ली तो ना तो ये कोई एक आपका ईटिंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम बात करें या इन दोनों में बात करें तो कोई एक ही ईटिंग परफॉर्म करेगा। और जो आपका क्वेश्चन है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो प्रिजर्व रहेगा, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन आप देख लीजिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जो कंडीशन हमने दी थी उसको अगर मोर आपका प्रिसाइजली आप देखेंगे तो वो चीज आपकी क्रिटिकल सेक्शन के केस में होती है। यहाँ पर बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो क्रिटिकल सेक्शन के केस में हो सकती है, यूनी प्रोसेसर के केस में हो सकती है, या जहां कहीं भी हमारा जो रिसोर्स है उसकी वैल्यू 1 या 0 हो सकती है, ठीक है। अच्छा शिवम, तुम्हारा ही क्वेश्चन था ये? शिवम समझ रहे हो ना? जो थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हम कॉन्करेंसी की बात कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं जो कि फिलोसोफर से रिप्रेजेंट की जा रही है। 5 प्रोसेसर्स हैं, 5 ही हमारे पास रिसोर्स हैं, बट एक जो रिसोर्स की जरूरत पड़ती है वो किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए 2 रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन अलग है, उसमें आपका सोल्यूशन जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग एंड प्रोग्रेस, 3 सोल्यूशन उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। 151 to 160, rest of the class any doubt? शिवम अगर डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास एंड हो जाने दो और तुम पूछ सकते हो, फोन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, एंड करते हैं। ये हम कल लैब में इंप्लीमेंट करेंगे। और प्लीज भाई जो बाकी लोग भी हैं वो थोड़ा सा लैब में इंटरेस्ट लेना आप शुरू कर दें। वैसे भी मैंने अननेसेसरली आपके ऊपर लैब का वर्क थोपा नहीं है, शुरुआत में तो लैब हुई नहीं, कंटेंट जब तक नहीं हुए, ठीक है। अब कंटेंट हो गए हैं तो हमको, क्योंकि सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, आपको एक बार में और डिस्टेंस में बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस है, सिस्टम पे जाके हम आपको नहीं बता सकते हैं, ऐसे कामों नहीं बताना पड़ेगा, तो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो कोड मैं दे दूंगा हालांकि, लेकिन आप ईमानदारी से उसको समझे और सही करें। हाँ बोलो, कोई बोलना चाह रहा है कुछ? यस सर, हेलो। हाँ बोलो, नाम बोलो। सर विशाल। हाँ विशाल बोलो। सर चॉपस्टिक वो एडजस्टमेंट नेबर से किसी और से नहीं ले सकता, सामने वाले से? सामने वाले से कैसे ले लेगा यार? आप मान लो तुम टेबल में बैठे हुए हो, तुम एक राउंड टेबल में बैठे हुए हैं, लेफ्ट राइट की अगर बात करेंगे तो बगल वाले से तो आप करोगे, बात समझ रहे हो? तो ये ऑर्डर की बात करी गई है कि आपको अगर
भाई सामने वाले से आप कैसे, या तो फिर आप लूप लगा के सबसे चेक करें, या तो आप लूप लगाकर सारी की सारे प्रोसेसर के यस लिए चेक सर। करें, प्रोसेस के लिए चेक करें कि किसकी चॉपस्टिक फ्री है, फिर उस चॉपस्टिक को ले लें। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट, हम जो कॉन्करेंसी की बात कर रहे हैं, तो कॉन्करेंसी में जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं कि भाई अगर दो प्रोसेस अगल बगल है, एक प्रोसेस आ रही है तो एक प्रोसेस जब कुछ अपने रिसोर्सेज रिलीज करेगी तभी दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे। तो हम एक तरीके से इंडेक्सिंग और नंबरिंग की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस 1 आई भाई, उसने एग्जीक्यूशन ओवर किया, तो प्रोसेस P2 जो आई है उसके पास कुछ रिसोर्स है और P1 के जो है वो आप उसको दे दीजिए। तो इस तरीके से चल रहे हैं। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी कि आप ये सोचें कि एंटायर सिस्टम में हम फाइंड आउट करें, तो ये जो कॉन्करेंसी वाला कॉन्सेप्ट है वो वहां पर फिट नहीं बैठेगा। बात समझ में आ रही है? विशाल, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मेरे पास। टाइप कर दो, टाइप कर दो। बाकी लोग क्लास छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी लोग क्लास छोड़ सकते हैं, जिसको कोई डाउट नहीं है। विशाल, आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी। यस सर। क्लियर हुआ अभी कि नहीं हुआ? कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट रखो दिमाग में। आवाज नहीं आ रही। चलिए एंड कर रहे हैं क्लास।